सो हेलो फैमिली, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट केवीए से बोल सकते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी या किसी भी कॉन्सेप्ट में हमारे पास किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में अगर हमारे पास बल बोल सकते हैं फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कोई भी एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी तो फाइनली हमारा सुपर टेट के लिए काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बल से रिलेटेड बोल सकते हैं, फोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बलीजुगुम जिसे हम बोल सकते हैं, हमारे पास इंपल्स भी है, काफी बेसिक से कॉन्सेप्ट है, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बल हमारे पास होता क्या है ना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बल की बात करूं, फोर्स हमारे पास क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आराम से समझने वाले हैं। देखो बल को मैं क्या बताते हैं, बल एक हिंदी में पहले बताते हैं फिर इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन बोल सकते हैं मोटिव ये है, कंक्लूजन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को चेंज कर सके। मीन्स हमारे पास बल एक वो एक्सटर्नल एक्टिविटी है जिससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स, मतलब बाहर से कुछ भी प्रेशर लगाकर, फोर्स लगाकर एक्टिविटी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर इसकी पोजीशन में चेंज कर दूं। मतलब अगर वो रुका हुआ है स्टेशनरी फॉर्म में, वो चलना शुरू कर दे। अगर चल रहा है अपनी मोशनल फॉर्म में है, मूव कर रहा है, उसे फोर्स लगाकर रोक सकते, इसे बोलते हैं बल। तो आपको समझ में आ गया होगा फोर्स है क्या। फोर्स एक छोटा सा वो हमारे पास बोल सकते हैं एक्टिविटी है जो किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है। तो बल आपको समझ में आया क्या है, एक बाह्य कारक है जो बोल सकते हैं गति की अवस्था को विराम में, विराम की अवस्था को गति में चेंज कर सकता है। तो बल तो हमें समझ में आ गया। बल फाइनली हमारे पास दो टाइप का होता है, एक तो बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो इन दोनों टाइप को भी समझते हैं। बहुत अच्छी से आपको क्लियर हो गया ना, मैंने 2-3 बार रिपीट करिए बल किसे बोलते हैं। दो टाइप का होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर माना कोई भी चीज मेरे सामने रखिए, मैं उसे इधर से फोर्स करता हूं और आप उसे इधर से फोर्स कर सकते हैं। दोनों तरफ से फोर्स किया जा रहा है और इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। मतलब जैसे था विराम में स्टेशनरी फॉर्म में रुका हुआ था, वैसे ही रुका हुआ है, कोई भी चेंज इसमें नहीं आए। सो ये इसकी जो पोजीशन है, जो इस पर फोर्स लगाए गए, वो कैसे होंगे, बैलेंस होंगे, संतुलन बना हुआ है, संतुलित बल कहलाएगा वो वाले कॉन्सेप्ट में। जो इस पर लगे हुए बल है वो कैसे संतुलित बल होंगे। जैसे कि घर के पास, घर में कोई दीवार है, दीवार को अगर हम धक्का देंगे तो दीवार नहीं गिरने वाली है, मतलब उस केस में बैलेंस बना हुआ है। हमारे पास जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है, संतुलित फोर्स है। इसका ही बिल्कुल उल्टा है असंतुलित फोर्स, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। हमारे पास क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं वो अनबैलेंस होता है, मतलब उसकी पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन से बाद वाली पोजीशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। पहले माना यहां था, अब थोड़ा सा खिसक कर इधर आ जाता है, थोड़ा सा आगे आ जाता है। मीन्स बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट अभी तो यहां पर है और बाद में कहा जाता है, यहां पर आ जाता है। मतलब फोर्स लगाने में थोड़ा सा चेंजेस आ गया इसमें, बोल सकते हैं इसकी इनिशियली फॉर्म में चेंज आ गया है, फाइनल में डिफरेंस हो गया है। तो ये ऐसा बैलेंस, जो ऐसा जो फोर्स होगा हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा, जो उसकी अवस्था में चेंजेस कर दे। तो ये हमारे पास दोनों टाइप क्लियर हुआ आपको। अगर हमारे पास बल क्या होता है, एक बार थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। बल है क्या, वो बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की विराम अवस्था को गति की अवस्था में, गति की अवस्था को विराम अवस्था में चेंज कर दे। संतुलित बल क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए सारे बलों की वजह से या कारण, बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की विराम अवस्था की कंडीशन में, या फिर बोल सकते हैं इनिशियली फॉर्म में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं। कोई भी, मतलब पहले यहां रखी थी, थोड़ा सा भी बल में असंतुलित हो जाता है, मतलब कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो तो असंतुलित हो गया, चेंजेस नहीं आते तो संतुलित हो गया। मतलब डेफिनेशन हमने रिपीट भी कर लिया, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया। इससे रिलेटेड, बल वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग क्या होता है। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसकी बिल्कुल स्मूथ सी डेफिनेशन देखते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ ही भी नैनो टाइम के लिए, अल्प समय के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, यहां पर बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर थोड़े समय के लिए जो बोल सकते हैं बल लगाया जाता है, तो समय और बोल सकते हैं फोर्स के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। सो बोल सकते हैं आवेग को हम क्या बोलेंगे, आवेग इक्वल में फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास फोर्स इंटू डी टी। सो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डेल टी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डी टी इज नोन एज इंपल्स ऑफ द फोर्स। फोर्स का इंपल्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो इंपल्स कहलाता है। इंपल्स क्लियर हो गया। यही हमारे पास संवेग, हमारे पास आपने पढ़ा होगा ना, P इक्वल में mv, वही कॉन्सेप्ट यही है। मतलब काफी ज्यादा बोल सकते हैं इक्वली, बोल सकते हैं इक्वल ही है। इसकी यूनिट भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, फोर्स की न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड भी हो जाएगी। और एक हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, संवेग वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी इसे रिलेट करते हैं कैसे होता है वो। तो संवेग हमने P इक्वल में क्या पढ़ा, mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। सो मास तो ठीक है,
वेलोसिटी भी ठीक है। वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और एफ इक्वल में एम में, यस और नो, यस और नो देख लो। तो हमारे पास एफ टी किसे बोलते हैं, आवेग को, तो पी बोल सकते हैं संवेग और आवेग, दोनों आपस में बराबर आ गए नहीं आ गए, यस और नो, बिल्कुल आ गए। सो जो इसकी यूनिट होती है मास किलोग्राम की, इसकी एम के लिए मास के लिए हमारे पास किलोग्राम होती है, तो केजी किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए होती है मीटर पर सेकंड। सो दोनों यूनिट इसके लिए यूज करी जाती है। बहुत ज्यादा याद रखनी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एमसीक्यू को बेस पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको ड्राइव भी करके बता दिया, इंपल्स भी पता चल गया, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ टाइम के लिए लगाया गया फोर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, आवेग होता है, इंपल्स होता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे पास प्रतिरोधक बल रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है। प्रतिरोधक बल ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं, बिल्कुल भी टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे। मान लिया मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पिंड है जिसे मैं बहुत अच्छे से फेंक रहा हूं, और यहाँ पर आके कोई भी एक रेत का टीला बोल सकते हैं, बालू रेत जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ये रेत का टीला है। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आकर गिरेगा तो कैसे होगा, जस्ट इससे टच होगा। ऑब्वियसली बात है, टच होने के बाद क्या होने वाला है हमारे पास, देखते रहेंगे बहुत अच्छे से। ये रेत के साथ साथ जो बालू रेत के साथ साथ पिंड अंदर आके गिरेगा, तो अंदर धीरे धीरे अंदर की तरफ धसेगा। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज को हमें किसी भी मार्कर को ही लेते हैं, रेत के ऊपर फेंकेंगे तो अंदर की तरफ टच होने के बाद थोड़ा सा अंदर धसेगा न धसेगा, यस ऑब्वियसली बात है। तो रेत, माना ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, रेत के ऊपर जब टच होगा तो थोड़ा सा अंदर जाकर धसेगा, और धसने के बाद रेत उसके ऊपर एक रिजल्टिंग फोर्स लगाएगा, उसके प्रतिरोधक, उसके उल्टा फोर्स लगाएगा, उसी को आर बोलते हैं। यही हमारे पास प्रतिरोधक फोर्स कहलाता है। घर पे कोई भी चीज रखी है, ब्लैंकेट रखा है, घर पे टेडी रखा है, बिल्कुल जो फर वाला होता है, उसे हम अगर घुसा मारते हैं या फिर टच करते हैं तो उस पर हाथ लगाने में थोड़ा सा हाथ अंदर की तरफ जाता है, और अंदर की जाने के बाद थोड़ा सा अंदर से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा एक टाइम पर जाकर हाथ रुक जाता है। अगर घर पे रेत में भी ऐसी करें तब भी ऐसी होगा। तो जिसको हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसपे भी टच कर रहे हैं, उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग, उसके साइड से जो भी रिजल्टिंग फोर्स, जो भी उसके प्रतिरोधक फोर्स लगाया जाता है, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जो भी आप घुसा भी मार रहे हैं, रेत में कोई भी चीज फेंक रहे हैं, वो चीज भी कुछ टाइम पर जाकर रुक जाती है, वो इसका प्रतिरोधक फोर्स कहलाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से बोलते हैं, रिजल्टिंग फोर्स बोलते हैं। अब आते हैं उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो रिजल्टिंग फोर्स, नीचे से उसने फोर्स लगाया, उसने क्या करा, जो मैंने ऑब्जेक्ट फेंका उसकी स्पीड में कमी कर दी, मतलब उसका एसिलेशन बोलते हैं, जो जिस स्पीड से आ रहा था उसे कम कर दिया, मतलब डी एसिलेट कर दिया, मंदन कर दिया, ऑब्जेक्ट को कैसे कर दिया, मंद कर दिया, हल्का कर दिया। सो मंदन का जो रेजिस्टेंस होता है ए होता है। अगर मैं आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बनाऊं, जो फॉर्मूला यूज होगा काफी ज्यादा इसके क्वेश्चंस में। सो रिजल्टिंग फोर्स हमारे पास ये था जो उसने लगाया, किसके लिए लगाया, एमजी के लिए लगाया। जो भी मेरा वेट था ऑब्जेक्ट का, मार्कर का वेट अलग होगा, किसी भी ईंट को फेंकेंगे उसका वेट अलग होगा, तो उसे माइनस करेंगे, इक्वल एफ क्या आता है, एफ हमारे पास फोर्स होता है, और फोर्स हमारे पास ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आर माइनस एम जी इक्वल में एफ का फॉर्मूला क्या था, एम ए। सो काफी यूजफुल होगा, माइनस वाले इधर आकर प्लस हो जाएगा, आर इक्वल में आ जाएगा एम ए प्लस एम जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है। एम को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। काफी यूजफुल रहा नहीं आपको, यस और नो, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी क्लियर हुआ रिजल्टिंग फोर्स क्या होता है, तो मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूंगा। किसी भी चीज पे मैंने एक्शन किया तो वो मेरे पर रिएक्शन भी करेगी, ऑब्वियसली बात है, उसे बोलते हैं रिएक्टिंग फोर्स, जो उसकी साइड से रिएक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, नहीं से भी समझ में आया और भी एग्जांपल ऐसे, तो घर पे रजाई रखी होगी बहुत बड़ी, रजाई में घुसा मारेंगे, थोड़ी देर में अंदर आपका हाथ जाएगा और रुक जाएगा। इसका मतलब क्या, उसने भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाया ना, उसे बोलते हैं रिएक्टिंग फोर्स, जिसे आर से डिनोट करते हैं। कितना फोर्स लगाया वो एमजी पे डिपेंड करता है, कितनी तेजी से आपने, कितना मास है आपके हाथ का, तो वो माइनस कर ले, इक्वल में फोर्स आ जाएगा हमारे पास। फोर्स का फॉर्मूला एम में होता है, माइनस वाले इधर आकर प्लस को हो जाएगा, एम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रतिरोधक फोर्स से कॉन्सेप्ट यही आएगा। फोर्स से रिलेटेड छोटी मोटी बातें जो है इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, मुझे जी को देखकर यहाँ पर याद आ रहा है, वो एग्जाम में यूजफुल भी रहेंगे हमारे लिए। तो देखते इस वाले पार्ट को इरेज करके। सो फोर्स के एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं बताने का भी बहुत ज्यादा मन भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, मेरे पास कोई भी 1 किलो का कोई भी चीज है, एक बॉल है, फुटबॉल है, फिर कोई भी 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, अर्थ क्या करेगी, अपनी ओर ऊर्ध्वाधर तरीके से बोल सकते हैं अट्रैक्ट करेगी, ऊपर से आती हुई किसी भी चीज को, मतलब बोल सकते हैं अपनी तरफ खींचेगी। सो मेरे पास उसके लिए फोर्स क्या होगा, वेट को भी हम ध्यान रखना है, फोर्स से ही डिनोट करते हैं। वेट होता है मास हमारे पास, और जी का मल्टीपल गुणनफल होता है वेट किसी भी चीज का। सो डब्ल्यू इक्वल में एम जी होता है। एम हमारे पास क्या है, मास है, ध्यान रखना है। एम होता है हमारे पास मास, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। जी हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, हिंदी में ही बता देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्रव्यमान, उसे बोलते हैं त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है, कुछ ऐसे ही लिखा जाता है ना सब कुछ,
जिसकी यूनिट मास को किलोग्राम बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन को बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनकी यूनिट भी लिख दी है मैंने, काफी यार यूजफुल है। सो हमारे पास अगर मैं 1 किलो की बात करूं, एक मतलब जो मास है ऑब्जेक्ट का जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसका 1 kg है, तो उसके लिए उसका फोर्स कितना लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, जो वेट आएगा हमारे पास m कितना 1 इंटू जी सेम। सो W इक्वल में G होगा, मतलब W हमारा फोर्स ही होता है इस केस में। W ध्यान रखना यहाँ पर वर्क नहीं है, वेट है। वेट के लिए यूनिट यूज की जाती है न्यूटन, फोर्स के इक्वल ही होता है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। न्यूटन के अलावा W 1 न्यूटन इक्वल टू मास kg, G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल में ये होता है मास के लिए, मतलब बोल सकते हैं वेट के लिए ये भी यूज की जाती है। सो वेट को हम यहाँ पर फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है। और जी हमारे पास कितना है, ये हमारे पास अगर आप पूछ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, 1 किलो के ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर फेंका और अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है, जी कितना होता है, जी की फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अर्थ का अलग होता है, अलग अलग जो अलग अलग बोल सकते हैं, हमारे पास जितनी प्लैनेट है सबका अलग होता है। और हमारे पास सन का अलग होता है, 280 के समथिंग होता है। सन का सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, अर्थ का 9.8 होता है। तो हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 किलो के ऑब्जेक्ट पर, जो अर्थ की ओर खींचा जा रहा है। 2 किलो का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19.6 के आसपास लगेगा। तो काफी यूजफुल था कॉन्सेप्ट। अब ने एक काम करते हैं, छोटा सा जितनी भी डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी फोर्स की, इंपल्स की, काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सबकी एक टेबल बना देते हैं, सारे फॉर्मूले उनकी यूनिट, जैसे कि एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा एमसीक्यूज के बेस पर, तो टेबल प्रिपेयर करके वो देखते हैं टेबल है कि कितनी यूजफुल है। ये टेबल काफी यूजफुल रहने वाली है। फोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको मैंने एक जगह लिख दिया, बोल सकते हैं देखो किस तरीके से यूजफुल है ये, आपको कॉन्सेप्ट को देखना है बहुत अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी कवर की है, फोर्स बल जिसे बोलते हैं, मोमेंटम संवेग जिसे बोलते हैं, भार वेट, प्रतिरोधक बल रेजिस्टेंस फोर्स, आवेग जिसे हम बोलते हैं इंपल्स। मैंने यहाँ पे इसका नाम इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपको कभी कंफ्यूजन हो, इंपल्स इसे बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिएगा बहुत अच्छे से यूजफुल है कि आप चाहते तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी यूजफुल है ना हमारे लिए। अब देखते हैं हमारे पास इसकी एसआई यूनिट्स और फॉर्मूला, सभी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर दी, एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। यूनिट की अगर हम बात करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल में एम ए, पढ़ा हुआ ये भी, ठीक है। देखिए आपने मोशन वाली वीडियो देख ली होगी, न्यूटन के तीनों लोगों मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी यूज किए, जिसमें हमने PYQS भी लिया है सुपर टेट से रिलेटेड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सुपर टेट के लिए, मैथ और साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी वो आपकी प्रिपरेशन में। अब देखते हैं संवेग, मोमेंटम बोलते हैं, न्यूटन सेकंड, इसका दूसरी यूनिट बिल्कुल अभी बताई थी, फॉर्मूला होता है P इक्वल में mv, यस और नो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी दूसरी यूनिट होती है। थर्ड देखते हैं हमारे पास भार जिसे हम बोलते हैं वेट। थर्ड हमारे पास वेट वाला कॉन्सेप्ट है, वेट हमारे पास W होता है, W इक्वल में mg, जिसकी यूनिट हमारे पास न्यूटन ही होती है, यस और नो, बिल्कुल अभी इस कॉन्सेप्ट को बताया था। फोर्थ है हमारा प्रतिरोधक बल जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, फॉर्मूला इसका भी F इक्वल में m में होता है। प्रतिरोधक फोर्स का मैंने एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था ना अभी, वो ध्यान रखना है आपको, R माइनस mg इक्वल में m वाला कॉन्सेप्ट काफी यूज किया जाता है लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में, मंकी वाले कॉन्सेप्ट में आपने करे होंगे, जिन्होंने साइंस साइड से 12th की है उन्हें पता होगा। लास्ट है आवेग जिसे इंपल्स बोलते हैं, इसकी यूनिट भी न्यूटन सेकंड होती है। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर है ना, न्यूटन सेकंड होती है, दूसरी यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब संवेग के इक्वल होता है। आई आवेग को आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल में F इंटू इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब स्मॉल जो टाइम होता है वो। टेबल यूजफुल है, यस और नो। अब अगर टेबल कंफर्म हो जाती है, काफी यूजफुल है आपके लिए, तो देखते हैं हमारे पास बल से रिलेटेड थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और भी है जो काफी यूजफुल है, समांतर बल जैसे कि और भी है हमारे पास, लाइक अनलाइक वाले फोर्सेस। तो इसे इरेज करके उस वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। अब देखते हैं समांतर बल के कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा यूजफुल भी कॉन्सेप्ट है समांतर बल वाला कॉन्सेप्ट, जिसे हम पैरेलल फोर्स बोलते हैं। होता क्या है मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स काम करते हैं उनकी किरण रेखाएं एक जैसी हो, समान किरण रेखाएं हो, उन दोनों फोर्सेस को बोलते हैं पैरेलल फोर्स। मतलब किसी भी दो, हमारे पास यहाँ पर भी फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर भी, दोनों पैरेलल है ना, तो उन्हें बोलते हैं समांतर बल लग रहा है, तो उन्हें बोलते हैं समांतर बल। मतलब दोनों हमारे पास एक ही किरण रेखा पर कार्य करत है, तो ऐसे फोर्सेस को समांतर बल बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सदिश, समदिश, मतलब समझ गए होंगे आप, जिसमें समान दिशा, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम डायरेक्शन वाले समांतर बल, ठीक है। अदिश, जिसकी दिशाएं अनलाइक हो, मतलब एक तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब इनकी किरण रेखाएं तो ध्यान रखना है समांतर है, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न है। इसकी दिशाएं दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में।
तो समझ में आ गया होगा। इसे लाइक बोल सकते हैं, पैरेलल फोर्स बोलते हैं, इसे अनलाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया। लेकिन अगर इसमें परिणामी बोल, इसकी रिजल्टिंग फोर्स की बात करूं, आर एफ लिख दे, रिजल्टिंग फोर्स की बात करूं तो दोनों के, इसके और इसके दोनों के योग के इक्वल होता है F1 प्लस F2। और अगर इसके रिजल्टिंग फोर्स की बात करूं तो ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है F1 माइनस F2। ध्यान रखना इसके दोनों के अंतर के बराबर होता है इसका रिजल्टिंग फोर्स। अदिश का समदिश का हमारे पास दोनों के सम के योग के इक्वल में होता है रिजल्टिंग फोर्स। क्लियर हो गया, वो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम देखते हैं बलयुग्म से रिलेटेड और उत्तोलक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन से जो यूपी के बोल सकते हैं सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। बलयुग्म का कॉन्सेप्ट काफी इजी है, बोल सकते हैं दो बराबर, लेकिन बोल सकते हैं विपरीत बोल सकते हैं विपरीत समांतर बल। बराबर मतलब ये वाला फोर्स भी एफ है और ये वाला फोर्स भी एफ है, लेकिन देख रहे हैं दोनों की समांतर बोल सकते हैं। क्रिया रेखा कैसे भिन्न भिन्न है, इसकी क्रिया रेखा अलग है और इसकी क्रिया रेखा अलग है। दोनों कैसे हैं, समांतर है। मान ले ये वाला फोर्स मेरे पास पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, बोल सकते हैं विपरीत दिशा में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। क्रिया रेखा अलग अलग, इसकी क्रिया रेखा इधर, इसकी क्रिया रेखा इधर है। इनके फोर्सेस और इनके बीच की बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम एल बोल सकते हैं। क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल को, प्रोडक्ट को एल बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर लेंथ क्या बोलते हैं हम, बलयुग्म बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिससे हम किससे, टो से भी डिनोट करते हैं। किससे, टो इक्वल टू एफ इंटू एल या डेल एल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, फोर्स के बीच की लंबवत दूरी और फोर्स दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बलयुग्म बोलते हैं। काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। विपरीत क्रिया रेखा रहती है, भिन्न भिन्न क्रिया रेखा है। बराबर दोनों फोर्सेस दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है। यस और नो। बलयुग्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। उसकी यूनिट आप ध्यान रखना, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। टो से डिनोट करते हैं, यूनिट भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं उत्तोलक का कॉन्सेप्ट क्या है। उत्तोलक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यूपी के सुपर टेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्स वाले कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में बोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उत्तोलक कितने प्रकार के, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। होता क्या है, एक सीधी या मुड़ी हुई मशीन होती है जो किसी भी एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर फोर्स लगा सकती है। तीनों टाइप को अच्छे से देखेंगे, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तोलक सर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कैसे कैसे एग्जांपल के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास तुला आती है, किसी भी चीज को तोलते हैं। आपने देखो तराजू दोनों तरफ से वर्क करता है, कैंची दोनों तरफ से वर्क करती है, इधर से भी इधर से भी। ये नहीं है कि एक तरफ से शार्प होती है, एक तरफ से हमारे पास डल होती है, दोनों तरफ से शार्प होती है। प्लास दोनों तरफ से दबाता है, ये फर्स्ट टाइप के उत्तोलक में आता है। सेकंड हमारे पास सरोता, जिसमें एक तरफ तो डल होती है, एक तरफ काम नहीं करती, ऊपर वाली साइड काम करती है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन आती है, सिर्फ ऊपर वाली जो चीज काम करती है, नीचे वाली चीज नॉर्मल रहती है। तो सेकंड टाइप ये। थर्ड हमारे पास होता है हल या चिमटा, जो कि दोनों ही सरफेसिस से वो करा जाता है, काम कर सकता है। हल इधर से भी काम कर सकता है, इधर से भी। तो ये उत्तोलक के कुछ टाइप थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल को आप याद रखिए, ज्यादातर यही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप सो बल बोल सकते हैं, फोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बोल सकते हैं एमसीक्यूज की आने वाली है, बल से रिलेटेड जैसे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में सुपर टेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सुपर टेट से रिलेटेड जितनी भी नोट्स अच्छी प्रिपरेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।